हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हीलर। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज। अब सबसे पहले वॉइड का मतलब पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, सपोज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम अरेंज करेंगे इस प्रकार से। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर स्क्वायर। जब हम इनको इस प्रकार से अरेंज करते हैं उसमें यहाँ कुछ जगह फ्री बचती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख लेते हैं ये जगह खाली है, ये खाली जगह है। तो ये जो फ्री और एम्प्टी और अनऑक्युपाइड स्पेसेस होते हैं उन्हें ही वॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें दिया है, बीसीसी। बीसीसी में वॉइड वॉल्यूम कितना रहेगा, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। याद करना पड़ेगा। हमारे पास तीन प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है। पहला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इसमें रहेगी 52.36%, इसमें 68% और एफसीसी में 74%। अब हमें बीसीसी के बारे में सोचना है। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, मतलब वॉइड वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 100 माइनस 68 यानी कितना मिलेगा, 32%। इसलिए आपका आंसर कौन सा रहेगा, सी, 32%। सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में रहती है। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के, दो, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स रहेंगे जिनमें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटीज नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के आते हैं, एक है एन टाइप, दूसरा है पी टाइप। अब हमें यहां कौन सा पूछा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप कैसे पहचानना, तो यहाँ एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किसके कारण निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो अब हमें कौन से इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा रहेगी, वही एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4। हमें यहाँ इम्प्यूरिटीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा। अब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन सी इम्प्यूरिटी हम ऐड कर सकते हैं, तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 और इसमें जो हम इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे उसमें अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दैट इम्प्यूरिटी शुड बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 में बिलोंग होने वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो देखिए सबसे पहले प्योर सिलिकॉन लिखा है, ये तो आंसर नहीं रहेगा। सिलिकॉन 2 विथ आर्सेनिक। अब आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। क्या वो ग्रुप 15 में आता है क्या, तो ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ आपको आर्सेनिक दिख रहा है जो ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, बी, सिलिकॉन ग्रुप विथ arsenic. Third question, an ionic compound AXBY occurs in FCC type crystal lattice with B ions at the center of each phase and A ions occupying the corners of the cube. Give formula of AXBY. अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद नहीं करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
एफसीसी टाइप अरेंजमेंट यहां आपको दिख रहा है जो दो प्रकार के आयंस से बना है। अब बी आयंस कहां है? बी आयंस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ऑलवेज याद रखना नंबर ऑफ बी आयंस कैसे याद रखोगे? तो देखिए क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस आर देयर और फेस के सेंटर में जो पार्टिकल रहता है उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/2 एक यूनिट सेल में। किसी भी क्यूब में कितने फेसेस रहेंगे? 6 फेसेस रहेंगे। फेस के सेंटर में रहने वाले हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना रहेगा? 1/2। इसलिए नंबर ऑफ बी आयंस कितने रहेंगे? 3। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए आयंस। अब ए कहां पे है? देखिए ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। अब जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है उस हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर्स क्यूब में होते हैं? 8। इसलिए हमें पार्टिकल कितना मिलेगा? 1। अब देखिए ए की संख्या 1 है, बी की संख्या 3 है। इसको सेटिस्फाई करने वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा कहां पे? आंसर ए बी। Next question, the arrangement of layers in hexagonal close packing is। अब देखिए आपके सिलेबस में 3 डायमेंशनल पैकिंग दिया है। 3 डायमेंशनल पैकिंग में दो प्रकार का पैकिंग आता है। एक रहता है HCP, दूसरा रहेगा FCC, जिसको भी पढ़ना CCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड पैकिंग, सॉरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, और CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हमें यहाँ कौन सा पूछा है? हेक्सागोनल, जिसमें अरेंजमेंट कौन सा रहता है? तो आपको ये मदद करके रखना है। पैटर्न है AB टाइप का अरेंजमेंट होता है वो SC का, ABC टाइप का अरेंजमेंट रहता है वो FCC रहेगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट पैरामैग्नेटिक आयन। अब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज किसे कहा जाता है, हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले याद रखना जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पैरामैग्नेटिक आयन कहलाते हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम Cu2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन Cu2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें किसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए? Cu का। अब Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गॉन, ये आपको पता होना जरूरी है। 3d10 4s1, ठीक है। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, सो दैट वी विल गेट द कॉन्फिगरेशन आर्गॉन। यहाँ क्या बचेगा? एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, बच गया 3d9। अब 3d9 से हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो आपको याद रखना है डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। इस प्रकार से इन 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना? 9 इलेक्ट्रॉन्स को। तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। पूरे 9 इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा, जिसका मतलब Cu2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक आयन। देखो हमारा आंसर ए Cu2 पॉजिटिव। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। पहले हम आइसोमॉर्फस का मीनिंग पता करते हैं। आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहता उन्हें आइसोमॉर्फस कहना, ठीक है। अब यहाँ दो में से कौन सा आइसोमॉर्फस रहेगा? तो देखिए जरा, NaF का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहता है। सिंस both have same crystal structures, they are said to be isomorphous। इसलिए बेटा बी जो ऑप्शन बी का आंसर लिखते समय आइसोमॉर्फस आप यहाँ लिखोगे, तो ऑब्वियसली ए का आंसर क्या रहेगा? पॉलीमॉर्फस। Poly means many, morph means forms,
जब कोई सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, उसे पॉलीमॉर्फस कहा जाता है। 8 क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट सेल? 1 मार्क का क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन लिखना है। अब किसे यूनिट सेल कहते हैं देखो जरा, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे ये क्यूब वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये छोटा से छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो रिपीट होगा इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से देखिए। इधर भी हम रिपीट करेंगे इस प्रकार से, इधर यहाँ पे भी जेड डायरेक्शन में भी इस प्रकार से हम रिपीट करेंगे। देखिए ये जो छोटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इतना जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो जो तीनों डायमेंशन में स्प्रेड होते जाता है एक्स वाई एंड जेड, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, अब डेफिनेशन कैसे लिखना, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट of a crystalline solid is known as unit cell। इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखोगे एक बार। क्वेश्चन, copper crystallizes in abscissa unit cell with each length of 495 picometer. What is the radius of copper atom? अब ये प्रॉब्लम है 1 मार्क का। 1 मार्क के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना या एग्जैक्टली हमें आंसर कैसे लिखना है, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ फॉर FCC स्ट्रक्चर R इक्वल्स A/2√2, ये फॉर्मूला यूज करना। R क्या है, रेडियस ऑफ एटम रहेगा, A मतलब एज लेंथ रहेगा, एज लेंथ कितना दिया है 495 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 यूज करना। सो 495 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 8282 पॉइंट, इस प्रकार से रहेगा। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको लॉग टेबल ही ऑलवेज यूज करना है। अब आप लोग जो है वो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की कोशिश करते हो, वैसे नहीं करना है, लॉग टेबल से ही सॉल्व करेंगे। लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करेंगे आपको एग्जांपल पूरा डिटेल में हम समझा रहे हैं। तो बेटा इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स डायरेक्टली लिखेंगे इक्वल्स, इसका लॉग लिखना है। लॉग लिखते समय आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसाई 2 पार्ट लिखने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखना, कितने डिजिट्स है 3 माइनस 1 कितना होगा 2। 49 का 5 में देखना लॉग टेबल, लॉग टेबल निकालोगे आपके पास रखोगे, 49 का 5 में देखिए क्या मिल रहा है, 49 का 5 में मिलेगा 6946, ये मैट्रिक्स पार्ट 6946। अब यहाँ डिवाइड है इसलिए यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले 8 डिजिट है, 1 माइनस 1 0, कैरेक्टरिस्टिक आ गई। मैट्रिक्स पार्ट देखते समय 28 का 2 में देखना, 8 का में डिफरेंस ऐड करना। अब 28 का 2 में कितना मिलेगा 4505 और 8 का में डिफरेंस 12 रहेगा, इसलिए 450 प्लस 12 यानी कितना होगा 4517। सबट्रैक्ट करना, 16 माइनस 7 9, यहाँ 8 आएगा, 4 माइनस 2 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 0 2। फिर x इक्वल्स एंटी लॉग लेना 2.2429 तक। अब इसका एंटी लॉग आपको देखना पड़ेगा, एंटी लॉग में फिर से लॉग टेबल की तरफ जाएंगे। एंटी लॉग देखते समय किसका लिखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट कौन से है 0.24, देखिए 0.24 पहले कॉलम में देखने का। उसके बाद बेटा कौन से कॉलम में जाओगे, सेकंड कॉलम में जाओगे और उसमें 9 का मिन डिफरेंस आपको देखना है जो ऐड करना है, उसी रो में 4 है। सो 1746 प्लस 4 मिलेगा 1750। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ देना, ऑलवेज एक डिजिट के बाद, और यहाँ जो दिखता है वो 10 का पावर फॉर्म करेगा और इसीलिए आपका आंसर कितना मिलेगा
1.750 इंटू 10 टू द पावर 2 यूनिट के साथ लिखना पिकोमीटर, इस पे 1 मार्क आपको मिलेगा। यूनिट भी लिख के रखना है। क्वेश्चन, इन एन आयनिक क्रिस्टलाइन solid, atoms of element Y form SCP lattice. The atoms of element X occupy 1/3 of tetrahedral wards. What is the formula of compound? ओके, ऐसे केस में आंसर निकालते समय आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन पैकिंग बना रहा है। तो पैकिंग कौन फॉर्म कर रहा है यहाँ? Y। जो पैकिंग फॉर्म करता है उसके एटम्स की संख्या कितनी रहेगी? लेट नंबर ऑफ Y एटम्स कितना लेना? n, ऑलवेज फिक्स्ड। उसके बाद हमें क्या बोला है? द एटम ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड। अब अगर Y के एटम की संख्या n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितने रहेंगे? ऑलवेज याद रखना डबल रहता है, मतलब 2n। अब टेट्राहेड्रल वार्ड की संख्या अगर पता चल गई तो नंबर ऑफ X एटम्स कितने रहेंगे? तो वहां लिखा है, कितना लिखा बेटा? 1/3। इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होगा? 2n/3। इसलिए फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? देखिए, x 2n/3 है, y कितना है? 10 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? n कैंसिल होगा, बचेगा फॉर्मूला x2y3। इसलिए आंसर आप लिखोगे x2y3। बस इतना ही लिखना, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 मार्क आपको मिलेगा। Question, which of the 3 types of packing used by metals makes the most efficient use of space and which makes the least efficient use? अब हमारे पास 3 प्रकार का पैकिंग है। कौन सा? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी इसका कितना? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसका रहता है 52.36, इसका रहेगा 68% और इसका रहेगा 74%। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है? एफसीसी में। इसलिए हम कहेंगे एफसीसी आंसर लिखते समय मेक्स मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। सबसे कम जगह कहां ऑक्यूपाई की है बेटा? सिंपल क्यूबिक में। इसलिए हम लिखेंगे सिंपल क्यूबिक मेक्स least efficient use of space. What are coordination numbers in BCC and FCC crystal structures? अब देखो बच्चों, आंसर देखने के पहले हम आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जिनकी पढ़ाई पूरी तरह से हुई है वो इन वीडियोस को रिवीजन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जिनकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई है, जो अभी भी डायलेमा में है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसी अगर कंडीशन है आपकी, तो आपको इसी वीडियो को पूरा याद करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो सब अच्छे से याद करके उनको रिकॉल करना जरूरी है। अब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते समय राइटिंग प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन होने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप पहले समझ लेंगे, याद करेंगे और बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको जो एग्जाम में आंसर लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। और जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको आपको अच्छे से याद करके रखना है। आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, तो ही आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हम यहां से नहीं देखेंगे, तो हो सकता है आपका क्रेडिट लॉस हो सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कौन से पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली लिखना है वो इन वीडियोस में मिल रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्किंग स्कीम जो होती है आप सबको पता होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से अरेंजमेंट हमने किया। मान लो यहाँ पे ये पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स है। इसमें से हम इस एक पार्टिकल को कंसिडर करेंगे। ये एक पार्टिकल कितने नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 पार्टिकल्स है जो इस पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, इमीडिएट कांटेक्ट में है, उससे ही कहना कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हमें किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है? बीसीसी। बीसीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है? देखिए इस प्रकार से हम बनेंगे। पहले क्यूब बनाएंगे, इस प्रकार से हमने क्यूब बनाया है। पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? कॉर्नर पे इस प्रकार से रहते हैं, एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। अब ये जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल आपको दिख रहा है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद हाउ मेनी अदर नेबरिंग पार्टिकल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 8। तो यहाँ पे आंसर लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर्स A B C C and FCC crystal structures are 8 and अब FCC में कितना रहेगा? FCC में देखिए अरेंजमेंट किस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा, ये जो पार्टिकल है वो 6 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है, सेम लेयर। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग अगर कंसिडर करोगे तो इसके ऊपर एक लेयर रहेगा, नीचे एक लेयर रहेगा। ऊपर वाले लेयर में 3 स्पेयर्स होते हैं, नीचे वाले लेयर्स में 3 स्पेयर्स होते हैं। 3 + 6 + 3 टोटल कितना होगा? 12। इसलिए यहाँ पे 12 रहेगा रिस्पेक्टिवली। आधा आधा मार्क आपको मिलेगा। 13th क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ each सिंपल क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बस सिंपल वे में आंसर लिखना। सिंपल क्यूबिक का एक ही एग्जांपल आपके सिलेबस में दिया है, पोलोनियम, आधा मार्क। एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के 2 एग्जांपल है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है जिंक। 2 में से कोई भी एक लिखो, आधा मार्क। और आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक के भी एग्जांपल याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। एक है कॉपर, दूसरा है सिल्वर। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1, जिसका वेटेज रहेगा 2 मार्क्स। गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर। अब देखो बेटा, सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, रेगुलर या इरेगुलर, इस पे डिपेंडेंट। सॉलिड्स 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा एमोर्फस। जहां अरेंजमेंट रेगुलर होता है उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता। इसलिए पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज। दूसरा, इनमें ऑर्डर कैसे रहता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसलिए दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी ज्यादा डिस्टेंस तक जो अरेंजमेंट रहेगा रेगुलर, वो बिल्कुल या अरेंजमेंट रेगुलर रहता है। थर्ड, अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा? शार्प। दे हैव शार्प melting point. Last characteristic, all crystalline solids except cubic are anisotropic। ऐसे 4 लिखोगे बेटा, आधा 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 मार्क मिलेगा। एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिफरेंट रहता है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, टेक्स्ट में दिया है।
गिव 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी पड़ेगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, दे आर मेड अप ऑफ। अब देखो एक्सैक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनते हैं, इस पे डिपेंडेंट इसके 4 प्रकार दिए हैं। अब हमें सिर्फ कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में सोचना है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स किससे बनते हैं? एटम्स से, पहला पॉइंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इन एटम्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसलिए तो इनको कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट, दे आर। अब देखो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स डिफरेंट एटम्स में रहते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण ये जो सॉलिड्स है रहेंगे हार्ड, वेरी हार्ड एंड इनकंप्रेसिबल। प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कम या ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए हम कहेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, हर एक पॉइंट पे आधा मार्क रहेगा। एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हो, जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट, देन बोरॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC यूनिट सेल। अब सबसे पहला सेंटेंस आपको लिखना है, इन BCC स्ट्रक्चर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। कहां कहां रहते हैं? एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा, ठीक है। बाद में लिखना पड़ेगा ईच कॉर्नर पार्टिकल हैज ए contribution of 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे, ऐसे कितने कॉर्नर्स रहेंगे? 8 कॉर्नर्स रहेंगे, इसलिए हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कॉर्नर पार्टिकल्स इक्वल्स 8 into 1/8, यानी कितना रहेगा? 1। हो गया। तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका पूरा कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1 हो गया। देन और पार्टिकल्स कहां रहते हैं? बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल रहता है दैट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। एक और बार बताता हूं, देखिए पार्टिकल्स कहां रहेंगे? यहां 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 और बॉडी के सेंटर में, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर पार्टिकल इज नॉट शेयर्ड बाय एनी other unit cell, hence its contribution is 1. Hence number of atoms per unit cell in BCC इक्वल्स कैसे निकालना? तो कॉर्नर पे जो रहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1, सेंटर में रहता 1 इक्वल्स 2। तो यहाँ 2 मार्क का क्वेश्चन है, आधा आधा मार्क कैसे रहेगा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 2 मिला है आपको यहाँ पे, इस पे आधा मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, आधा मार्क रहेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कॉर्नर पार्टिकल्स एक यहाँ आधा मार्क रहेगा और इस पे आधा मार्क रहेगा। इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा।
ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ आंसर कैसे लिखना? ए बी द एज लेंथ, हेंस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा? तो देखो बेटा, क्यूब का वॉल्यूम निकालते समय फॉर्मूला यूज करना है एल क्यूब। एल कितना है? ए, इसलिए यहां रहेगा ए क्यूब। उसके बाद हमें क्या निकालना है? लेट एम स्मॉल एम बी द मास ऑफ वन पार्टिकल। ऐसे कितने पार्टिकल्स रहेंगे? लेट एन बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। इसलिए हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालना? एक पार्टिकल का मास m है तो n पार्टिकल्स का कितना? m इंटू n रहेगा। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है? देखिए, मास आपको पता चल गया, m इंटू n, वॉल्यूम है a क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे मोलार मास। मोलार मास कैसे निकाला जाता है? तो मोलार मास का फॉर्मूला है मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वन मोल। फिर यहां पे मोलार मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मास ऑफ एक वन पार्टिकल इज अ स्मॉल m एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल कितना रहता है? अवोगाड्रोस नंबर, जिसे Na से डिनोट करना। ठीक है, फिर इससे हमें स्मॉल m का वैल्यू मिलेगा कैपिटल M अपॉन Na। ये वैल्यू किस में रखोगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो क्या मिलेगा? देखिए, इक्वेशन 1 में हमें मिलेगा रो इक्वल्स m का वैल्यू क्या है? कैपिटल M इंटू n अपॉन क्या रहेगा? a क्यूब इंटू n a। यहां तक आपको लिखना है। तो यहां 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो सकता है? यहां मार्किंग स्कीम वेरी हो सकती है। तो आधा मार्क यहां पे रह सकता है, उसके बाद आधा मार्क यहां रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोलार मास जो है या डेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे आधा मार्क इस पे रह सकता है और आधा मार्क ये लास्ट। इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। ये एक पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, दूसरा सेंटर पे, तीसरा इस कॉर्नर पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ डेरिवेशन या आंसर आप कैसे लिखोगे? देखिए, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं? FED। इन ट्राइंगल FED, एंगल FED इक्वल्स कितना रहेगा? तो देखिए बेटा, ये जो एंगल होता है 2 एजेस के बीच में, वो रहेगा 90 डिग्री का, इसलिए यहां हम 90 डिग्री लिखेंगे। अब 90 डिग्री एंगल है, इसलिए इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल के सामने वाला, अपोजिट वाला जो साइड रहता है, उसे कहना हाइपोटेनस। तो यहाँ हाइपोटेनस कौन सा हो गया? FD। FD स्क्वायर इक्वल्स क्या रहेगा? FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब FD स्क्वायर इक्वल्स हम लिख देंगे। देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। FE क्या है? एज है। एज का लेंथ कैसे डिनोट करना? A से, इसलिए यहां A स्क्वायर प्लस ED भी क्या है? एज है।
इस एज का लेंथ भी रहेगा ए, इसलिए यहां भी रहेगा ए स्क्वायर, मतलब कितना मिलेगा 2a² हमें मिलेगा। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा हम लिखे बेटा, ए डी एफ। एंगल ए डी एफ कितना रहेगा, देखिए एंगल ए डी एफ, ये जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है, इसलिए इसे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। एडीएफ के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, एडीएफ के अपोजिट वाला साइड है ए एफ, इसलिए बेटा उसे हाइपोटेनस कहेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए एफ स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, ए डी स्क्वायर प्लस रहेगा डी एफ स्क्वायर। अब एडी क्या है, देखो जरा एडी है बेटा ए, फिर से एज लेंथ कैसे नोट करना, ए से, इसलिए यहां रहेगा ए स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर कितना रहेगा, तो देखो एफ डी स्क्वायर यहाँ आपको दिख रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 2a स्क्वायर इक्वल्स कितना मिलेगा 3a स्क्वायर मिलेगा। तो ए एफ इक्वल्स क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा √3a। अब एफ का एक और वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम द फिगर, कैसे बेटा, एफ इक्वल्स क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए आर, दैट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, आर रहेगा, प्लस हम लेंगे बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा उसे डायमीटर कहना, जो कि 2r रहेगा, इसलिए 2r हम लिखेंगे, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है जिसे रेडियस कहना, वो कितना रहेगा r, इसलिए यहां r हम लिखेंगे। तो कितना मिलेगा 4r। फिर एफ की दो वैल्यूज हमारे पास है √3a एंड 4r, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। √3a इक्वल्स क्या रहेगा, इक्वल्स रहेगा 4r, जिससे हमें रिलेशन मिलेगा r इक्वल्स √3a/4, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज करना। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, बताइए, बेसिस में कितने पार्टिकल्स रहते हैं पर यूनिट सेल, 2 पार्टिकल्स रहते हैं, इसलिए यहाँ 2 रहेगा इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना रहेगा, तो बेटा पार्टिकल का शेप कैसे होता है, देखिए आपको दिख रहा है स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है a³ × 100 इक्वल्स 2 4 8 होता है, 8/3 पाई r क्यूब, इस प्रकार से रहेगा, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या पता चला है, देखिए a इक्वल्स यहां हम लिख सकते हैं, a का वैल्यू 4r/√3 इस प्रकार से रहेगा, जो यहां हम रखेंगे 4r/√3 क्यूब इनटू रहेगा 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 68%। इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन आपको लिखना है, जो 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सभी स्टेप्स लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ए कोऑर्डिनेशन नंबर, बी वर्ड, 2 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ आपको सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, इस प्रकार से आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर, इस प्रकार से हमने स्फीयर्स आजू-बाजू में अरेंज किए हैं। इसके ऊपर देखिए इस प्रकार से हम स्फीयर्स अरेंज करेंगे, ये आपने पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ हम कोई एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, ये वाला स्फीयर कंसीडर करते हैं। देखो जरा इस फिगर को, आपको पता चल रहा है कि दिस स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद हाउ मेनी अदर स्फीयर, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 6। एग्जाम में आपको फिगर नहीं बनाना है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन।
अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इस स्फीयर के कांटेक्ट में जितने भी दूसरे नेबरिंग स्फीयर्स है उन स्फीयर्स की संख्या को नाम दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसलिए डेफिनेशन कैसे रहेगा? द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स touching to any given sphere is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिखोगे, आपको 1 मार्क का क्रेडिट मिलेगा। सेकंड डेफिनेशन किसका लिखना है? वॉइड का। अब वॉइड किसे कहना? डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो देखो बेटा, यहां आपको पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स दिख रहा है। जब इन स्फीयर्स को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है तो इन स्फीयर्स के बीच में कुछ जगह खाली बचती है। देखिए, फ्री स्पेसेस, अनऑक्यूपाइड और एम्प्टी स्पेसेस यहां बचते हैं। इन स्पेसेस को कहना वॉइड्स। तो ये हो गया वॉइड। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली कैसे लिखना? एम्प्टी, द फ्री और एम्प्टी स्पेसेस या स्पेस in crystal lattice is called void। बस इसी प्रकार से लिखना, दूसरा मार्क आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर? व्हाट? 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो बेटा, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है। ठीक है। अब देखो, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर से कम क्यों होती है, यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के बैंड्स रहते हैं। नीचे वाला जो बैंड है उसको वैलेंस बैंड कहना, ऊपर वाला जो रहेगा वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स काफी कम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होने के कारण एग्जैक्टली क्या होगा बेटा? देखिए, याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यहां कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी कम है, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम रहती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन टू द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए आंसर लिखते समय आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with increase in temperature। अब ऐसा क्यों होता है? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इतना आपने लिखा बेटा, आपको 1 मार्क मिलेगा। एक मार्क मिल गया। ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इस हीट को ये वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में जाने के बाद क्या होता है? कंडक्शन बैंड में मोबाइल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो फिर इसे लिखोगे कैसे? हाँ, देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, number of electrons with sufficient energy promoting to conduction band increases. Hence, number of electrons
इन कंडक्शन बैंड। नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लिखो चलेगा, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, ये लिखना जरूरी है। पहला सेंटेंस आपने देखा, आधा मार्क मिलेगा। हो सकता है सेकंड सेंटेंस जो रहेगा इस पे आधा मार्क आपको मिलेगा। उसके बाद देखोगे देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with increase in temperature. Question number 21. Explain. Question number 21. Explain Frankel defect. Give conditions and consequences of Frankel defect. 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा याद रखना कि फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स बनते किससे है? कैटायंस और एनायंस से। इसलिए हम यहाँ एक पिक्चर बनाएंगे। देखिए पिक्चर जो है वो किस प्रकार से हम बनाएंगे। आयनिक सॉलिड का पिक्चर बनाएंगे इस प्रकार से। ये कैटायन, ये एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन। और यहां जो कैटायन है वो रेगुलर साइट में न दिखाते हुए हम कहा दिखाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट में, इस प्रकार से। फिर यहां रहेगा कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। अब देखिए इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि कैटायन इज मूव्ड फ्रॉम रेगुलर साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, जिसके कारण निर्माण होने वाले डिफेक्ट को हम कहेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट क्यों निर्माण होते हैं? क्योंकि आयन माइग्रेट होते हैं कहां से कहां? फ्रॉम रेगुलर साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इसलिए आप पहला पॉइंट कौन सा लिखोगे? एन आयन। बेटर वे, these defect, ऐसा लिखेंगे बेटा, these defects produce when an ion moves from regular site to interstitial site। इस पे आपको आधा मार्क दिया जाएगा, इस फिगर पे आधा मार्क रहेगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है? कंडीशंस। 2 कंडीशंस लिखना जरूरी है। पहला कंडीशन कौन सा रहेगा? लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होना जरूरी है, तो ही हमें फ्रैंकेल डिफेक्ट दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन कौन सा रहेगा? लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। दिस कंडीशंस आर जस्ट कंट्रास्ट टू शॉर्टकी डिफेक्ट। 2 कंडीशंस आपने लिखी, आधा आधा, 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है, जिनको हम इफेक्ट्स करेंगे। कॉन्सिक्वेंस कौन सा है? अब देखो बेटा, इस डिफेक्ट में क्या हुआ? आयन शिफ्ट्स फ्रॉम रेगुलर टू इंटरस्टिशियल साइट। कोई भी आयन, अब देखो कौन सा आयन जनरली यहां शिफ्ट होता है? जनरली कैटायन ही शिफ्ट होता है, एनायन शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, सो दैट दे कैन बी ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, अब देखो पहला कॉन्सिक्वेंस कौन सा लिखना पड़ेगा बेटा? यहां कोई आयन निकल गया क्या? लॉस हुआ क्या? मिस हुआ क्या? नहीं, कैटायन एनायन कोई भी आयन मिस नहीं हुआ इस क्रिस्टल लैटिस से, जिसके कारण इसका मास फिक्स्ड रहेगा। मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा, जिसके कारण मास बाय वॉल्यूम रेशियो भी फिक्स्ड रहेगा, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए पहला कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा? एज कैटायन
कैटायंस और एनायंस। और हम ऐसा लिखेंगे बेटा वे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस सिंपल वर्डिंग में नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस density and chemical properties. Does not change. Chemical properties do not change. पहला लिखा बेटा आधा मार्क आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड कॉन्सिक्वेंस किस प्रकार से रहेगा? अब कोई आयन लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इस सॉलिड में क्या होगा? जितने कैटायंस है, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटायंस है। एनायंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैटायंस और एनायंस की संख्या बिल्कुल सेम है, जिसके कारण इस सॉलिड पे कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं, कैसे लिखेंगे? एज नंबर ऑफ कैटायंस and anions is same, electrical neutrality is maintained। इस पे आधा मार्क रहेगा। इस प्रकार से 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। इनके सभी एग्जाम्पल याद रखोगे। अब स्प्रिंकल डिफेक्ट कौन कौन दिखाता है? AgCl, AgBr, AgI, CaF2, ZnS, ठीक है। और शॉर्टकी डिफेक्ट कौन दिखाता है? KCl, NaCl। ये एग्जाम्पल AgBr, ये सभी एग्जाम्पल आप याद करके रखोगे। क्वेश्चन नंबर 22। The density of iridium is 22.4 gram per cm cube. The unit cell of iridium is FCC. Calculate radius of iridium atom. Molar mass of iridium is given 192.2 gram per mole। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है ये। अब मेरा आपको एक सजेशन है कि डेंसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप कर ही लेना है, ठीक है। कोई भी एक न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। बोर्ड में आपको लॉग टेबल ही यूज करना है, आप अपना लॉग टेबल नहीं ले जा सकते। बोर्ड विल प्रोवाइड यू द लॉग टेबल, ठीक है। अगर आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने कहा लॉग टेबल ही यूज करना, ताकि आपका फाइनल आंसर 4 डिजिट में होना चाहिए। अब देखो, ये जो न्यूमेरिकल्स है, डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही है। अभी तक देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर देखोगे तो ये ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आपको दिखना ही है। इसीलिए अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, करना है या एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? न्यूमेरिकल है तो आप लिखोगे सॉल्यूशन गिवन। क्या दिया है वो लिख के रखो। जनरली गिवन पे मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर गिवन पे एक न्यूमेरिकल में गिवन पे आधा मार्क दिया गया था, इसलिए बता नहीं सकते मार्किंग स्केल कब बदलेगी। अब डेंसिटी दी है बेटा, तो रो इक्वल्स रहेगा 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद यूनिट से कौन सा दिया है? FCC दिया है। कैलकुलेट रेडियस दिया है, मोलर मास कैपिटल M कितना रहेगा? 192.2 ग्राम पर ml रहेगा। अब यहां हम लिखेंगे बेटा, देखिए फॉर क्या क्या लिखना है? FCC नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहेगा? 4। इस पे आधा मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज करोगे। डेंसिटी इक्वल्स क्या रहेगा? M, याद करना, M इंटू N डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू NA। इस M को पढ़ना मोलार मास, N मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, A क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, while NA स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है?
ए क्यूब का, इसलिए ए क्यूब का डायरेक्ट इस पे आधा मार्क रहेगा फॉर्मूला। अब वैल्यूज रखेंगे, ए क्यूब का फॉर्मूला m इंटू एन, एम कितना है 192.2 इंटू एन यानी 4 रहेगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी रहेगी 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस पे वैल्यूज रखने पे आधा मार्क रहेगा, ठीक है, ऐसे 1.5 मार्क हो गया। उसके बाद बेटा ए क्यूब का आंसर आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। वो कितना मिलेगा 57 इंटू 10 टू द पावर -24 यूनिट लिखना सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इससे हम निकालेंगे बेटा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकालते समय आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट आपके लॉग टेबल से डिटरमाइन करना है। क्यूब रूट 57 का कितना मिलेगा बेटा 3.484 इंटू 10 टू द पावर, इसका क्यूब रूट यानी 1/3 करना, -8 सेंटीमीटर रहेगा, इस पे आधा मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है रेडियस, रेडियस का फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। अब हमें ए पता है, रेडियस निकालना है, तो आर इक्वल्स क्या होगा, सॉरी आर इक्वल्स होता है a/2√2, इस पे आधा मार्क दिया जाएगा। फिर वैल्यू रखना, ए का रहेगा 3.484 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.414, ऐसा √2 का वैल्यू होता है। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 1.3624 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, इस पे आधा मार्क। इस प्रकार से ये 3 मार्क का प्रॉब्लम है, आपको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कहीं भी दिक्कत न आए। 23rd क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। व्हाट Question number 23, explain metal deficiency defect with the help of suitable example. What are ferromagnetic substances? 3 मार्क का क्वेश्चन आप किस प्रकार से लिखेंगे देखिए जरा। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एग्जैक्टली कौन दिखाता है, तो ऐसे मेटल्स विच एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसलिए पहला पॉइंट लिखोगे दीज डिफेक्ट्स are exhibited by metals having variable oxidation states। अब कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? कई प्रकार के मेटल्स है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। इनमें से हम एक एग्जांपल लेते हैं निकल ऑक्साइड का। अब देखिए आपको ये निकल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें ये Na2 पॉजिटिव आयंस है और ये O2 नेगेटिव आयंस आपको दिख रहे हैं। अब क्या होता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते समय या सॉलिड बनते समय इनमें से कुछ Na2 पॉजिटिव आयंस मिस होते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। जैसे कि यहां से निकल गया एक, दूसरा हम यहां से निकालेंगे और तीसरा हम यहां से निकालते हैं, इस प्रकार से निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 Na2 पॉजिटिव निकल गए, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो है O2 नेगेटिव वैसे ही रखता हूँ, इसको जरा अच्छे से कर लेता हूँ, ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा O2 नेगेटिव। अब देखिए जैसे 3 Na2 पॉजिटिव यहाँ से निकल गए, उसके बदले में यहाँ कौन ऐड होता है 2Ni3 पॉजिटिव आयंस। जो मिसिंग कैटायंस है उनको उसी मेटल के दूसरे कैटायंस रिप्लेस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मिसिंग कैटायन से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, 3 Ni2 पॉजिटिव निकल गए, 2 Ni3 पॉजिटिव ऐड हुए, ऐसा क्यों, क्योंकि 3 2 6 2 3 6 इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो देखो अब आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखना, तो यहां हम क्या लिखेंगे, इन
क्रिस्टल लैटिस some metal ions are missing। ठीक है, कुछ मेटल आयंस अपने आप मिस हो जाएंगे। बाद में लिखना these टू बैलेंस। अब देखिए कुछ मेटल आयंस जो निकल गए तो उसके कारण मेटल आयन की संख्या कम हो गई। मेटल आयन की संख्या कम हो गई इसलिए इनको कहना मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल आयन की संख्या कम हो गई मतलब कैटायंस की संख्या कम हो गई, यानी इस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना जरूरी है, जिसके लिए क्या होगा, टू बैलेंस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स these metal ions या metal cations are replaced by cations of same metal रहता है, मतलब Na2 पॉजिटिव निकल गया तो Na3 पॉजिटिव ऐड होगा। सेम मेटल having higher oxidation state than missing cation। missing cations, ठीक है, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। जो पहला सेंटेंस है उसमें आधा मार्क रहेगा, दूसरा जो आपने लिखा आधा मार्क हो सकता है, यहाँ पे आधा मार्क रहेगा और यहाँ पे आधा मार्क रहेगा। इस फिगर भी बनाएंगे, बना के रखने में क्या जाता है, ठीक है, मार्किंग स्केल वेरी हो सकता है, हम बार बार कहते हैं। इस प्रकार से 2 मार्क का आंसर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट लिख के रखो, बता नहीं सकते, उस पर भी मार्क रह सकता है। यहाँ कोई मार्क नहीं दिया गया, उस पर भी मार्क दिया जा सकता है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड बिकम्स। अब क्या होगा देखिए, Ni तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब Ni की संख्या कितनी रहेगी, ऑक्सीजन 1 रहेगा, और यहाँ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, मतलब मेटल कैटन की संख्या कम है ऑक्सीजन की संख्या से, इसलिए हम यहाँ कैसे लिखेंगे उसको एग्जैक्टली 0.970। ये फॉर्मूला लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसका डेफिनेशन कैसे रहेगा। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेस्ट सॉलिड 3 प्रकार के एज पर यूर सिलेबस। एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। जिन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाता उन्हें कहना डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनको वीकली अट्रैक्ट किया जाता उन्हें कहना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, and those which are strongly attracted by external magnetic field are known as ferromagnetic substances। इसलिए डेफिनेशन कैसे लिखोगे, the substances which are strongly attracted by external magnetic field are known as ferromagnetic substances। इसी प्रकार से लिखना, कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर पता है तो फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह लिख के रखना, इस पे आपको 1 मार्क। T4, what is impurity defect? What are its types? Explain the formation of alluvial impurity with example। अब देखो impurity defect किससे कहना, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रास का। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये समझो कॉपर एटम्स है, तो इनमें से कुछ कॉपर एटम्स निकल जाएंगे, कॉपर एटम्स को कहना पैरेंट एटम्स या पोस्ट एटम्स।
तो जब ब्रांस बनेगा तो कुछ कॉपर एटम्स बाहर निकलेंगे और उनके बदले में कौन ऐड होगा? जिंक एटम, जिनको हम कहेंगे इम्प्यूरिटी और फॉरेन एटम्स। तो पेरेंट एटम को इम्प्यूरिटी एटम्स ने रिप्लेस करने के बाद जो डिफेक्ट दिखाई देते हैं उन्हें कहना इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसलिए आंसर कैसे लिखोगे? डिफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन पेरेंट एटम, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, पेरेंट एटम इज रिप्लेस्ड बाय impurity atom are known as impurity defect। इसके दो प्रकार के टाइप्स लिखना है। नंबर वन, डायरेक्ट आंसर लिखना है, इस पे 1 मार्क आपको मिलेगा। अब दूसरा टाइप कैसे लिखना बेटा? तो सबसे पहले लिखोगे इंटरस्पेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और दूसरा लिखना है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इस पे आपको 1 मार्क आधा। उसके बाद हमें क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी विद एग्जांपल। अब एल्यूवेलेंट का मतलब क्या होता है? यहां हम बेटा एक फिगर बनाएंगे जिसमें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब हमने ये किसका किसका स्ट्रक्चर लिया है? NaCl का। इसमें हम थोड़ी सी इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, SrCl2 की। किसकी इम्प्यूरिटी ऐड करना है? SrCl2 की। Sr पे चार्ज कितना रहेगा? +2, ठीक है। और सोडियम पे चार्ज कितना रहेगा? +1। अब देखिए ये जो इम्प्यूरिटी है उस पे चार्ज जो है दैट इज हायर देन ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ पेरेंट आयन, इसलिए इस इम्प्यूरिटी को कहना एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी। ऐसी इम्प्यूरिटी जिसमें मेटल आयन पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है देन पेरेंट आयन, दैट इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। अब देखो बेटा जब हम NaCl में SrCl2 की इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो उस समय क्या होता है? यहां से कुछ Na पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे। अब समझो कितने Na पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे? पहला, और हम निकालते हैं यहां से दूसरा, 2 निकल गए, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। 2 निकल गए Na पॉजिटिव, तो कितने Sr2 पॉजिटिव ऐड होंगे? एक ही Sr2 पॉजिटिव ऐड होगा ताकि चार्जेस प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएंगे। बट वन और सेकंड जो मेटल आयन की जगह है दैट इज लेफ्ट वैकेंट, वो जैसे के तैसे वैकेंट रहेगी और वो वैकेंट होने के कारण यहाँ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट थ्रू एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो अब यहां लिखेंगे कैसे? देखिए एन आयन हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशनल स्टेट than host ion is called एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी। अदालत इस पे लिखेगा, ठीक है। डिफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी टू आयोनिक सॉल्ट। इस पे आधा मार्क रहेगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। When SrCl2 impurity, कौन सी impurity ऐड की बेटा? SrCl2 impurity is added to
NaCl 1, sorry, 2 Na positive ions will leave crystal sites. One of the two vacancies will be occupied by one Sr2 positive ion by other remains vacant. अब वैकेंट है, एक साइड जो है पूरी तरह से वैकेंट है, जिसके कारण डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उस डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यूजिंग एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। इस पे रहेगा आधा मार्क और फिगर पे रहेगा आधा मार्क। इस प्रकार से टोटल 24 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं सॉलिड स्टेट में। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लोगे और इनको बार बार रिकॉल करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता तो फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पड़ती है, इसको आप क्या करोगे बेटा, रिकॉल करोगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।